मिशन बिहार बम्पर सौगात देश की राजनीति की आज की सबसे बड़ी खबर है, इस पर आएंगे। लेकिन उससे पहले आइए ट्रेंड्स में देखते हैं वो कौन कौन सी खबर है जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वक्त ट्रेंड में है। आइए जल्दी से एक बार वो देख लेते हैं। तमाम खबरें इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बात हम करने वाले मिशन बिहार के बारे में भी बात होगी, भारत की धमक की भी, ट्रंप पर हावी सनक के बारे में भी, और साथ ही हम बात करेंगे चीन की बड़ी तैयारी के बारे में भी, क्योंकि अब यूएस की मुसीबत बढ़ने वाली है, कैसे वो भी आपको बताएंगे। और साथ ही हम बात करेंगे अफगानिस्तान में हाहाकार की और सूडान में त्राहिमाम की। शहर शहर जो सैलाब की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी आपको दिखाएंगे। और बात करने वाले T20 से संन्यास के बारे में भी तमाम खबरें होंगी। लेकिन आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एक्सपर्ट, देखते हैं वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो एक्सपर्ट जो खबर ट्रेंड कर रही है वो है मिशन बिहार बम्पर सौगात। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जीविका दीदियों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड का उद्घाटन करेंगे। साथ ही संस्था के बैंक अकाउंट में 105 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। ये तोहफा जीविका दीदियों के लिए बेहद खास होने वाला है। दरअसल जीविका दीदियों के इस सहकारी संस्था की अगर हम बात करें तो इससे जीविका से जुड़ी महिलाओं को कम ब्याज दर पर ही आसान वित्तीय सुविधा मिल पाएगी। जीविका के सभी रजिस्टर्ड क्लस्टर स्तर के फेडरेशन इसके सदस्य होंगे। इस योजना के लिए बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की तरफ से भी मिलकर फंडिंग की जाएगी। भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में अब महिलाएं केवल मतदाता नहीं है, बल्कि नीति निर्धारण और सत्ता समीकरण बदलने वाली प्रमुख शक्ति बन चुकी है। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जीविका दीदियों के खातों में 105 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने की घोषणा इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। ये पहल न सिर्फ आर्थिक सशक्तिकरण की मिसाल है, बल्कि इसका एक गहरा चुनावी संदेश भी है। बिहार के अलावा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की जब हम बात करते हैं तो यहां पर महिला मतदाता एक निर्णायक फैक्टर बनकर उभरी है। बिहार सरकार की जीविका योजना के अंतर्गत लाखों ऐसी महिलाएं हैं। स्वयं सहायता समूहों की अगर हम बात करें तो उनके माध्यम से स्वरोजगार से जुड़ी है। ये महिलाएं जिन्हें जीविका दीदी कहा जाता है, अब न सिर्फ अपनी आजीविका चला रही है, बल्कि अपने गांव की सामाजिक आर्थिक रीढ़ भी बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 105 करोड़ की घोषणा, ये राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर होगी। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। और इसके साथ ही ये घोषणा चुनाव से पहले महिला वोटर्स को साधने की रणनीति का हिस्सा भी मानी जा रही है। लेकिन इससे इतर आपको ये जानना चाहिए कि महिला फैक्टर किस तरह से चुनावी गेम चेंजर साबित हुआ है। इससे पहले भी मध्य प्रदेश की जब बात करते हैं, यहां पर लाडली बहना योजना की बात करनी होगी जो चुनावी गेम चेंजर साबित हुई। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अगर हम बात करते हैं तो उस वक्त आपने देखा कि लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को 1000 प्रति माह आर्थिक सहायता देना शुरू किया गया। इसका व्यापक असर देखने को मिला। ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों की महिलाओं में सरकारी योजनाओं के प्रति विश्वास बढ़ा। बीजेपी को चुनाव में महिला वर्ग का बड़ा समर्थन भी मिला। इस योजना ने महिलाओं को सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी जागरूक किया। अब न सिर्फ मध्य प्रदेश में, जबकि महाराष्ट्र की भी अगर हम बात करते हैं तो SHG नेटवर्क और महिला उद्यमिता महाराष्ट्र में स्वयं सहायता समूहों का एक मजबूत नेटवर्क है। शिंदे सरकार ने इन ग्रुप को सस्ती क्रेडिट सुविधा, ई मार्केटिंग एक्सेस, कौशल प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं देकर महिला उद्यमिता को बढ़ावा दिया है। यहाँ की जो महिलाएं हैं, खासकर शहरी और अर्ध शहरी और साथ ही ग्रामीण इलाकों में अब राजनीतिक चर्चाओं का हिस्सा बन रही हैं। चुनावी रणनीति में कहीं ना कहीं बदलाव नजर आते हैं। अगर आज आप देखते हैं, महिलाएं अब फोकस वोटर सेगमेंट दिखती है। राजनीतिक दलों ने क्योंकि ये समझ लिया है कि महिलाएं अब सिर्फ सहयोगी मतदाता नहीं है, बल्कि निर्णायक मतदाता बन चुकी है। योजनाएं सिर्फ लाभ देने के लिए नहीं, बल्कि भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव के लिए भी बनाई जा रही है। महिलाओं के लिए योजनाओं का मतलब है गृहस्थी में राहत, बच्चों के लिए बेहतर भविष्य और स्वाभिमान।
बिहार की जीविका दीदियों को मिलने वाली 105 करोड़ की सहायता हो, मध्य प्रदेश की लाडली बहनाएं हो या महाराष्ट्र की महिला उद्यमी, ये सभी पहले एक बड़े सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन का संकेत है। महिलाएं अब राजनीति की साइलेंट आबादी नहीं रही हैं, बल्कि वो मतदान, नीति और सत्ता परिवर्तन की सशक्त धुरी बन चुकी है। आने वाले चुनाव में महिला फैक्टर ही निर्णायक फैक्टर हो सकता है और इसीलिए आप देखते हैं कि आज के वक्त में महिलाओं पर कितना ज्यादा फोकस किया जा रहा है चुनाव के वक्त में भी, और इससे इतर भी केंद्र सरकार कोशिश कर रही है महिलाओं को सशक्त किया जाए। और इससे पहले चुनावी फायदा किस तरह का हुआ है वो तो आपने महाराष्ट्र में भी देख लिया, वो आपने मध्य प्रदेश के अंदर भी देख लिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देखते हैं ट्रुथ पर वो कौन सी खबर है जो ट्रेंड कर रही है। भारत की धमक, ट्रंप पर हावी सन। एससीओ का मंच, भारत का मास्टर पंच। जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ चीन के तियानजिन में। इस खबर पर आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। दरअसल एससीओ समिट की बात करते हैं, जहां भारत रूस की अटूट दोस्ती की झलक पूरी दुनिया ने देखी, तो वहीं चीन भारत के मजबूत होते रिश्ते के संकेत वैश्विक स्तर पर भारत की सशक्त कूटनीति का बड़ा उदाहरण बने, जिससे अमेरिका तिलमिला गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर एक बार फिर से भारत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ एक तरफा रिश्ता रहा है। भारत ने हमसे ऊंचे टैरिफ वसूले हैं, वो भी किसी भी देश से ज्यादा। ट्रंप ने कहा कि बहुत कम लोग ये समझते हैं कि हम भारत के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं, जबकि वो हमारे साथ बहुत ज्यादा व्यापार करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत हमें भारी मात्रा में सामान बेचता है, लेकिन हम उन्हें बहुत कम बेचते हैं। भारत अपना ज्यादातर तेल और सैन्य उत्पाद रूस से खरीदता है, अमेरिका से बहुत कम। उन्होंने अब अपने टैरिफ को पूरी तरह से कम करने की पेशकश भी की है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उन्हें ऐसा सालों पहले कर देना चाहिए था। ट्रंप ने कहा कि भारत को बहुत पहले टैरिफ कम कर देने चाहिए। 50% टैरिफ के बाद रिश्तों में खटास आई है। ट्रंप के द्वारा भारत पर आरोप लगाए गए हैं और आपको यह बता दें कि 50% टैरिफ के बाद दोनों देशों के रिश्तों में खटास आई है, जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। दरअसल अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत रूस से तेल खरीदे। हाल ही में उसने इसको लेकर आपत्ति जताई थी। अमेरिका ने कहा था कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है और इससे बड़ा मुनाफा कमा रहा है। इस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। भारत ने कहा कि रूस से हमारी खरीद वैश्विक बाजार की स्थिति पर आधारित है। रूसी तेल खरीदकर हमने वैश्विक तेल कीमतों को स्थिर रखने में मदद की है। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने खुद हमारे इस कदम की सराहना भी की थी। भारत ने कहा कि वो रूसी तेल खरीदना जारी रखेगा और ये भारत बार बार क्लियर कर चुका है। सवाल ये है कि भारत रूस चीन के गठजोड़ से क्या डोनाल्ड ट्रंप घबरा गए हैं क्या? क्योंकि ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब चीन के तियानजिन में भारत, रूस और चीन का गठजोड़ नजर आया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ट्रंप भारत, रूस और चीन के गठजोड़ से टेंशन में आ गए हैं? एससीओ और ब्रिक्स की मजबूती से ट्रंप क्या टेंशन में आ गए हैं क्या? क्योंकि तियानजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग के बीच जबरदस्त डिप्लोमेसी दिखी, जिसे ट्रायो डिप्लोमेसी कहा गया। और इसी वजह से शायद अब डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसी वजह से शायद अब वो बौखलाहट भी क्लियरली देखने के लिए मिल रही है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से कुछ और खबरें देख लेते हैं और अब आपको जल्दी से दिखाएंगे कि फेसबुक पर वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। चीन की बड़ी तैयारी, यूएस पर मुसीबत भारी। चीन 3 सितंबर को तियानअनमेन स्क्वायर पर होने वाली विक्ट्री डे परेड के जरिए दुनिया के सामने अपनी सैन्य और कूटनीतिक ताकत का प्रदर्शन करने जा रहा है। ये परेड न केवल आधुनिक हथियारों और सैकड़ों विमानों, टैंकों का प्रदर्शन होगी, बल्कि इसमें शामिल होने वाले वैश्विक नेताओं के जरिए चीन ये संदेश भी देगा कि वो पश्चिमी देशों की धुरी से अलग एक नए अंतरराष्ट्रीय समीकरण की अगुवाई कर रहा है। इस परेड में खास तौर पर अमेरिका के 3 बड़े विरोधी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन और ईरान के राष्ट्रपति
मसूद पेजेश्कियान एक साथ नजर आने वाले हैं। उनकी मौजूदगी को अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ सामूहिक चुनौती माना जा रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देशों की अनुपस्थिति। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि इस परेड में कुल 26 देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल होंगे। हालांकि इनमें से पश्चिमी देशों के नेता लगभग नदारद रहने वाले हैं। केवल स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको यूरोपियन यूनियन से मौजूद रहने वाले हैं। यह संकेत है कि चीन पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देने और वैश्विक दक्षिण देशों को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रहा है। अब यहां सैन्य ताकत का प्रदर्शन भी किया जाएगा। करीब 70 मिनट लंबी इस परेड में चीन की सेना की नई संरचना दुनिया के सामने आ जाएगी। अब आपके लिए जानना जरूरी है कि विक्ट्री डे परेड में आखिर क्या क्या रहने वाला है। 45 सैन्य यूनिट्स के जवान होंगे, दसियों हजार सैनिक होंगे, सैकड़ों लड़ाकू विमान नजर आएंगे, टैंक यहां पर होंगे, नए एंटी ड्रोन सिस्टम होंगे और इतना ही नहीं, पुराने युद्ध योद्धाओं को भी सम्मान पूर्वक परेड का हिस्सा बनाया जाएगा। खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसकी अगुवाई करने वाले हैं। पुतिन और किम की मौजूदगी के कूटनीतिक मायने क्या है, अब आपको यह समझने की जरूरत है। किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन का एक मंच पर आना चीन की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। इसके बहुत सारे रीजंस भी हैं। अब वो रीजन क्या है, आइए वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यूक्रेन युद्ध और कूटनीति के लिहाज से समझते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से बातचीत कर यूक्रेन युद्ध खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और किम से मुलाकात की इच्छा भी जता चुके हैं। ऐसे में बीजिंग की परेड ये दिखाएगी कि पुतिन और किम पर असर डालने की असली शक्ति चीन के पास है। अमेरिका चीन वार्ता का इंपैक्ट किस तरह से इस पर हो सकता है, आइए ये भी समझ लेते हैं। ट्रंप अक्टूबर के अंत में एशिया दौरे पर आ सकते हैं और शी जिनपिंग से मिलने की संभावना भी है, लेकिन उससे पहले पुतिन और किम के साथ शी की सीधी मुलाकात उन्हें बातचीत की टेबल पर कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में खड़ा करेगी। वैश्विक समीकरण में बदलाव के संकेत नजर आते हैं। कैसे? ईरान, रूस और उत्तर कोरिया पर लंबे समय से अमेरिकी और पश्चिमी प्रतिबंध लगे हुए हैं। अब इन तीनों का चीन के साथ खड़े होना केवल सैन्य परेड की औपचारिकता नहीं है, बल्कि नए भू राजनीतिक गठजोड़ का भी संकेत है। चीन इस मंच से यह संदेश देना चाहता है कि वो न केवल आर्थिक और सैन्य शक्ति है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। ये परेड चीन के लिए केवल एक शक्ति प्रदर्शन नहीं है, बल्कि अमेरिका और पश्चिम के लिए एक कड़ा संदेश भी है। वैश्विक शक्ति समीकरण बदल रहा है और उसका केंद्र बीजिंग की तरफ खिसक रहा है। अब चीन की विक्ट्री परेड क्या है, आइए ये भी एक बार समझ लेते हैं। दरअसल चीन हर 3 साल, अगर हम बात करें हर साल 3 सितंबर को विक्ट्री परेड आयोजित करता है। यह परेड द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर मिली जीत और युद्ध की समाप्ति की याद में होती है। परेड का महत्व क्या है, समझ लेते हैं। सैन्य ताकत का प्रदर्शन यहां पर किया जाता है। चीन इस दिन परेड के जरिए अपनी सेना, हथियार और मिसाइलों की शक्ति दिखाता है। राष्ट्रीय गर्व का यह दिन होता है। यह दिन चीन के लोगों के लिए विदेशी आक्रमण पर जीत और एकता का प्रतीक है और यहां से राजनीतिक संदेश देने की कोशिश भी होती है। परेड से चीन दुनिया को यह संदेश देता है कि वो एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र है और इस बार भी चीन की कोशिश यही है कि यहां पर पूरी दुनिया को वही संदेश दिया जाए अपनी सैन्य शक्ति के जरिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देखते हैं और अब आपको दिखाएंगे इंस्टा पर वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। अफगानिस्तान सूडान में त्राहिमाम। अफगानिस्तान और सूडान में कुदरत का रौद्र रूप जो आपने अभी देखा, जिसकी वजह से कई बड़ी तबाही हुई। जहां अफगानिस्तान में भूकंप से महाविनाश हुआ है, तो वहीं सूडान में लैंडस्लाइड से लाखों लोग प्रभावित हुए। पहले अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं।
अफगानिस्तान में रविवार रात आए भूकंप का केंद्र कुनर प्रांत के हिंदूकुश क्षेत्र में था, जिसने नूरगल, सूकी, वातपुर, मानोगी और चप्पे दरे जैसे दूरदराज के इलाकों को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। अफगानिस्तान में 4 घंटे के अंदर 7 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के कारण अफगानिस्तान में जगह जगह घर, मकान, बाजार सब कुछ तबाह हो गया। मृतकों का आंकड़ा 800 के पार चला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में भूकंप से जो तबाही हुई है उस पर शोक जताया है। साथ ही इस मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान को हर संभव मदद मुहैया कराने की बात कही है। ये पोस्ट आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पोस्ट किया गया और उन्होंने ये जो यहां पर घटना घटी इस पर दुख जाहिर किया। साथ ही ये कहा कि भारत हर संभव मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांतों में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6 मापी गई है। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में हजारों लोग घायल हो गए। लोगों के सामने बड़े स्तर पर रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। तालिबान प्रशासन के प्रवक्ता ने यह बताया कि राहत और बचाव का कार्य चल रहा है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड और टूटी सड़कों के कारण टीमों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हेलीकॉप्टर और साथ ही चिकित्सा सहायता मुहैया कराने की अपील की है, क्योंकि कई प्रभावित क्षेत्रों में सड़क मार्ग से पहुंचना असंभव हो गया है। अफ्रीकी देश सूडान की भी बात कर लेते हैं तो यहां पर भी कुदरत ने विकराल रूप दिखाया है। सूडान में जो हाल ही में लैंडस्लाइड हुई उसने भारी तबाही मचा दी। सोमवार को सूडान लिबरेशन मूवमेंट आर्मी ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी कि लैंडस्लाइड की वजह से कम 1000 लोगों की जान चली गई है। यहां तबाही इस कदर हुई कि पश्चिमी सूडान के मार्रा पर्वतीय क्षेत्र में पूरा का पूरा एक गांव ही नष्ट हो गया। ये दारफुर क्षेत्र में आता है। सूडान में स्थिति इस वक्त काफी भयानक है। 31 अगस्त को भारी बारिश हुई थी, जिसके बाद यहां पर लैंडस्लाइड हुआ और लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाकों पर आंदोलन ग्रुप का कंट्रोल है। इस ग्रुप ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियों से मदद भी मांगी है। लंबे अरसे से गृह युद्ध के संकट से जूझ रहा सूडान पहले से ही बेहाल है। लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट है। ऐसे में लैंडस्लाइड से स्थिति और दयनीय हो गई है। दरअसल सूडान की आर्मी और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच गृह युद्ध चल रहा है। इस गृह युद्ध की वजह से दारफुर क्षेत्र पहले से ही बहुत ज्यादा प्रभावित था। युद्ध के नुकसान से बचने के लिए ही लोगों ने मार्रा पर्वत इलाके में शरण ली थी, लेकिन अब लैंडस्लाइड से स्थिति और ज्यादा बिगड़ चुकी है। और अब यहां पर जिस तरह की त्रासदी हुई उसकी वजह से हजारों ऐसे लोग हैं जिन पर रोजी रोटी का संकट आकर खड़ा हो गया है। लेकिन भारत एक बार फिर से इन सभी लोगों के साथ है। आइए अब आगे बढ़ेंगे, देखते हैं यूट्यूब पर वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। शहर शहर सैलाब, आफत आई बेशुमार। दरअसल जम्मू कश्मीर में लगातार भारी बारिश का दौर देखने के लिए मिल रहा है, जिसके कारण लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। मौसम विभाग ने आज भी और साथ ही कल भी जम्मू संभाग के ज्यादातर हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक कठुआ, जम्मू, उधमपुर और रियासी में भारी से बहुत भारी बारिश और जम्मू क्षेत्र के डोडा, सांबा, राजौरी, पुंछ, रामबन और किश्तवाड़ में, साथ ही दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम में मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका जाहिर की है। जम्मू कश्मीर में इस साल बादल फटने, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड जैसी घटनाओं में 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हिमाचल की अगर हम बात करते हैं तो यहां इस साल मानसून की दस्तक के बाद से ही हालात बहुत खराब है। पूरा हिमाचल प्रदेश आपदाग्रस्त घोषित है। हिमाचल में जून से लेकर अभी तक 2300 करोड़ से ज्यादा की निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। हिमाचल में पिछले 2 महीनों में अलग अलग इलाकों में 10 से ज्यादा लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। करीब 150 लोगों की जान अभी तक यहां पर जा चुकी है और कई ऐसे लोग हैं जो अभी लापता हैं। प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। पंजाब में बाढ़ और बारिश की वजह से
अभी तक 29 लोगों की जान जा चुकी है। 12 कुल मिलाकर ऐसे जिले हैं जहां के 2,56,000 लोग इस वक्त बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। किसानों पर भी बाढ़ की बड़ी मार पड़ी है। सूखे में इस वक्त अगर आप देखेंगे यहाँ इस पूरे के पूरे सूबे की अगर हम बात करते हैं तो 94,061 हेक्टेयर फसल बाढ़ की चपेट में है और सबसे ज्यादा मानसा जिले में किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। मौसम विभाग ने पंजाब में आज भी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है और बुधवार को येलो अलर्ट है। पंजाब सरकार के मुताबिक गुरदासपुर, होशियारपुर, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, मोगा, तरनतारन, मानसा, फाजिलका, जालंधर ये तमाम वो जिले हैं जो बाढ़ से बड़े स्तर पर प्रभावित हैं। और ये हाल सिर्फ पंजाब, हिमाचल तक सीमित नहीं है। हरियाणा की बात भी कर लेते हैं। यहां पर भी भारी बारिश से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। यहां जिस तरह कल भारी बारिश हुई उसके कारण साइबर सिटी गुरुग्राम के कई प्रमुख मार्ग पर जल जमाव हो गया, जिसके कारण सड़कों पर हजारों गाड़ियां जाम में फंसी हुई नजर आई। तो वहीं हरियाणा में भारी बारिश के कारण हथिनीकुंड बैराज से बड़ी मात्रा में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे दिल्ली में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। कुछ दिन पहले भी हथिनीकुंड बैराज के सभी गेट खोल दिए गए थे, जिसकी वजह से दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ गया था। दिल्ली में यमुना से सटे इलाकों में बाढ़ का संकट अभी भी बना हुआ है। राजस्थान, गुजरात की अगर हम बात करें तो यहां पर भी भारी बारिश के कारण स्थिति बहुत बिगड़ गई है। यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, तमाम वो इलाके हैं जिसमें उत्तर भारत के ज्यादातर राज्य हैं, जहां कई ऐसे जिले हैं जो इस वक्त बाढ़ की वजह से बहुत ज्यादा प्रभावित नजर आते हैं, जिसकी कई तस्वीरें आप हर रोज देख रहे हैं पिछले कई दिनों से। और अभी भी हालात यहां पर चिंताजनक ही बने हुए हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का जिक्र करेंगे और अब आपको एक्सपर्ट दिखाएंगे एक बार फिर से कि वो कौन सी खबर है जो ट्रेंड कर रही है। T20 से संन्यास, ओडीआई टेस्ट में धमाल। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। 35 साल के स्टार्क ने T20 क्रिकेट से संन्यास लेने के फैसले के पीछे एक बड़ी वजह भी बताई है। मिचेल स्टार्क ने कहा है कि टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट पर फोकस करना चाहते हैं। मिचेल स्टार्क की नजर 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप पर भी है। मिचेल स्टार्क ने आखिरी T20 मुकाबला 2024 में वर्ल्ड कप में खेला था। T20 करियर का शानदार सफर रहा है स्टार्क का, जिसमें उन्होंने 65 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले, जिनमें उन्होंने 79 विकेट लिए। वो ऑस्ट्रेलिया के लिए T20 में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। स्टार्क 2021 में यूएई में हुए T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा रहे हैं और उन्होंने अभी कहा भी कि टेस्ट क्रिकेट हमेशा उनकी पहली प्राथमिकता रहा है। 2026 में ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट शेड्यूल काफी बिजी है, जिसमें बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू सीरीज, साउथ अफ्रीका का दौरा, न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज, जनवरी 2027 में भारत में 5 टेस्ट, ये तमाम चीजें इस वक्त शामिल रही हैं।